Am I audible? यस सर। तो बाकी का स्टूडेंट किधर है? पता या नहीं तो सर। कुंदन और अभिजीत। चलो स्टार्ट। मैग्नेटिक मटेरियल में से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि इस मटेरियल का एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का क्या था? एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन क्या करता था? इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता था, मूवमेंट होता था, उस मूवमेंट की वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल जो भी बोलो, एक परमानेंट रहता था। वैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसा ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या होगा? एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। तो जब हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा? ये मटेरियल क्या होगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा। वो जो फील्ड का जो डायरेक्शन है, एक्सटर्नल फील्ड का, उस डायरेक्शन में ही ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो हम
ये लिख सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक substance are those in which each individual atom or molecule has a non-zero magnetic moment. ठीक है, मतलब कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसा ही इसका भी एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इसका एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता था, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई नहीं करते तो उसका क्या होता है, उसका जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसलिए उसका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता जैसे कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। ठीक है, इसका एक पहले से ही इसका एटम और मॉलिक्यूल का एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ये मटेरियल ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटाइज्ड होगा इस फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, क्यों स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा ये हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, सो व्हेन such substance are placed in an external magnetic field, they get strongly magnetized. Strongly magnetized किस डायरेक्शन में, in the direction of the field. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, तो इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया था। एग्जांपल क्या होगा इसका एग्जांपल, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, and a number of their allies and a number of their allies. तो ये हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका कुछ एग्जांपल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है, हम ये देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो,
तो क्या देखा कि ईच इंडिविजुअल एटम हैज अ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, है कि नहीं? नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस है, इसका ये एटम और मॉलिक्यूल है, ठीक है, सारे के सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा रैंडमली अरेंज होगा, रैंडमली अरेंज होगा, रैंडमली अरेंज होगा। लेकिन क्या होगा इस मटेरियल के लिए, हर एक एटम या मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसका ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो एटम और मॉलिक्यूल होता है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। सो इससे क्या होगा, ये जो एटम या मॉलिक्यूल है इसके आसपास जो एटम और मॉलिक्यूल रहेगा उसके साथ ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ क्या करेगा, स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा। तो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करने के वजह से क्या होगा, ये कोशिश करेगा कि इसके आसपास का जो एटम या मॉलिक्यूल है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में लगाने का कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब कि इस बात को क्लियरली समझो कि इस मटेरियल का जो एटम या मॉलिक्यूल होता है उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि नहीं? तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, इसके जो आसपास का जो एटम या मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा और क्या करेगा, इन सारे इसके आसपास जो मॉलिक्यूलर एटम होगा उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन अपनी तरफ करने के कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर छोटा छोटा ग्रुप, एटम का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा उस एटम को लेके एक छोटा छोटा ग्रुप बन जाएगा। मतलब के मान लो कि ऐसा एक छोटा छोटा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एटम का एक छोटा छोटा ग्रुप बन जाएगा। तो ये ग्रुप अगर बन जाएगा तो एक हर एक ग्रुप का जो मैग्नेटिक, जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, ठीक है। सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। हर एक ग्रुप का एक अलग अलग डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो एटम का जो छोटा छोटा ग्रुप बन गया, जिस ग्रुप का क्या होगा, टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये छोटा छोटा ग्रुप को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक substance atoms, atoms from atoms form a very large number of small effective region
कॉल्ड, से हम क्या कहते हैं, से हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये डोमेन का डेफिनेशन, इसे हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं। तो ये डोमेन क्या हो गया, ये एटम का छोटा छोटा ग्रुप, एक अलग अलग रीजियन है। ठीक है, तो हर एक ग्रुप का क्या होगा, हर एक रीजियन का मतलब कि हर एक डोमेन का जो डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसका डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा। ठीक है, मतलब कि मान लो कि ये एक डोमेन है, इसका डायरेक्शन इस तरह से है, इसका डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, ये सारे के सारे जो डोमेन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, हर एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन एक मैग्नेट है। ठीक है, ये डोमेन क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये नेट मोमेंट होने के वजह से ये स्ट्रांगली मैग्नेट मैग्नेट की तरह एक एक डोमेन बिहेव करेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेना कि ये हर एक डोमेन तो एक मैग्नेट होगा, लेकिन ये जो टोटल पूरा मैटर की अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा, इसका मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मली हर एक डोमेन का एक मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन मैटर के अंदर जब ये रहता है, हर एक डोमेन रैंडमली अरेंज होता है, रैंडमली अरेंज होता है। तो रैंडमली अरेंज होने की वजह से क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आई बात समझ में, क्या करेगा, हर एक डोमेन ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा पूरा मटेरियल का, वो क्या होगा, जीरो होगा जब हम कोई भी किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ पर Yes. तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि दे आर resultant मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, जबकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन में जब हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करेंगे, मान लो एक मिनट, इसी पिक्चर को ही ले लो। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो हर एक डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उस मोमेंट के ऊपर, उस एटम के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स लगने के वजह से क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मोमेंट को अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ अरेंज करने की कोशिश करेगा। सो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो हर एक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा।
एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, अरेंज होगा। तब हम कह सकते हैं इसका जो एवरेज या रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अब क्या होगा, अब वो जीरो नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी डोमेन का देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन, अब जो एक्सटर्नल फील्ड है इस फील्ड के डायरेक्शन के साथ एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जब एक्सटर्नल फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, द डोमेन स्टार्ट to rotate till their magnetic moment are aligned in the direction of the applied magnetic, मतलब क्या, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये डोमेन मूव करेगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक मोमेंट का एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये सारे डोमेन मिलके एक बड़ा सा डोमेन बन जाएगा। देखो कि टोटल को अगर हम एक डोमेन बोल सकते हैं, टोटल को हम एक डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम जाइंट डोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एंड अरेंज टू फॉर्म अ सिंगल जाइंट डोमेन, सिंगल जाइंट डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका जो थियरी होता है यही है। इसके वजह से, इस डोमेन के वजह से ही क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बहुत स्ट्रांग, और बहुत स्ट्रांग होने की वजह से क्या करेगा, ये मैग्नेट से या एक्सटर्नल मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली अट्रैक्ट करता था, किसी भी मैग्नेट पैरामैग्नेटिक मटेरियल को वीकली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यही इसका थ्योरी है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये जो मटेरियल होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी देखिए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसे, इसको जब हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। क्यों होगा, हो जाएगा, ये तो हम अभी भी बोला।
थ्योरी में हम बोल दिए कि क्यों ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। सो दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड द डायरेक्शन ऑफ external field in which they are placed। तो क्या करेगा, इसके इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो मटेरियल है, ये इसका जो नेचर होगा क्या होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैंने क्या बोला था कि वो क्या करेगा, वो नेचुरली वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने का टेंडेंसी होगा, है कि नहीं। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है, उसका उल्टा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव करेगा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरफ मूव करेगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मतलब कि दे हवा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम a region of weak magnetic field to the region strong, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए फील्ड की तरफ मूव करेगा। फिर वही वो पैरामैग्नेटिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, डायमैग्नेटिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पास पास अगर दो पोल्स को हम रखेंगे, इस पोल का जो फील्ड पॉइंट होगा, यहाँ पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ये फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा, ये इस पास से खिसक के मिड पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाएगा, मिड पॉइंट पे आके तुरंत हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ा वीक होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेट्स। सो ये सेकंड पॉइंट हो गया क्या, कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मटेरियल है, ये क्या करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इसका एटम का जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है डोमेन में रहेगा, है कि नहीं। पृथ्वी द एटम ऑफ ferromagnetic substance have have permanent dipole
मोमेंट प्रेजेंट इन डोमेन, ठीक है, प्रेजेंट इन डोमेन, ये तो मैंने बताई थी। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए थोड़ा क्विक होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लार्ज होगा, मतलब कि द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is large and is in the direction of magnetic, ठीक है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा क्या होगा, लार्ज होगा, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सो अब फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट को अब देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट को हम देखते हैं। तो इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा क्या होगा, बताओ। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए? much greater than 1. मच ग्रेटर देन, सो मच ग्रेटर देन क्यू, 1 क्यों होता है? as we know that relative permeability क्या है, क्या होता है, किसका रेशियो होता है? बी अपॉन बी नॉट, है कि नहीं? बी अपॉन बी नॉट। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो बी होता है, बी क्या होता है, बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट प्लस बी एम मतलब एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस फील्ड, ये हो गया टोटल फील्ड। तो ये जो बी होता है ये मच ग्रेटर देन बी नॉट, ठीक है। तो ऐसा होने के वजह से क्या होगा, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा वो मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो हम ये लिख सकते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक permeability of this material is very large, is very large। मतलब कि इसका जो रेंज होता है, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी का रेंज होता है वो नियर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 5 इतना ज्यादा होता है, ठीक है। इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या पॉइंट, इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कायम, कायम क्या होगा, इसका जो रिलेशन है म्यू आर माइनस 1, ठीक है। सो म्यू आर माइनस 1, म्यू आर यहाँ पर क्या है, मच ग्रेटर देन 1 है। सो कायम का वैल्यू क्या होगा,
कायम का वैल्यू क्या होगा? कायम क्या होगा? लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो हमारा जो ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है? ये ससेप्टिबिलिटी होता है। ये ससेप्टिबिलिटी अगर लार्ज होगा तो क्या होगा? ये स्ट्रांगली एंड इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा। ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्ट्रांगली एंड इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा, क्योंकि इस मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड होता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसको ही तो हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वेरी इजीली एंड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, तो हम लिख सकते हैं द ससेप्टिबिलिटी of ferromagnetic material is very large, very large. That's why they can be magnetized easily and strongly. इजीली एंड स्ट्रांगली ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं देखो यहाँ पर। अच्छा बताओ तो, ये जो कायम है ससेप्टिबिलिटी है, अच्छा 1 मिनट और टाइम बाकी है, लेस देन 1 मिनट। अगर ये एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो देखो डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पाइम का वैल्यू क्या होता है? बताओ। आवाज कट रहा है सर, आवाज डायमैग्नेटिक क्लियर नहीं आ रहा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? Am I audible? हाँ सर, अच्छा, यस सर, यस। सो ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या रहता है?